लाइव है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम शानदार अंदाज में जुटे हुए होंगे। क्योंकि आप सभी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय है, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से लेकर और उनका एक बार रिवीजन कर लें और अभी सिर्फ इनसे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कई बार बुक्स बता दी हैं। बहुत सारी मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स अवेलेबल हैं। प्रश्न उठता है, क्या इतना ही काफ़ी है? देखिए, इतना काफ़ी तो नहीं है। अच्छा, हम तो केवल सोच रहे थे बस क्लास लेने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। पता है, आरपीएफ एसआई का शायद बैच था, तो उसमें एक भाई थे। जब मैंने उनको बोल दिया कि केवल क्लास लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने मेरी शिकायत कर दी हमारे यहाँ कॉलिंग टीम पे। कहते हैं कि वो सर तो कह रहे हैं कि केवल क्लास लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर उनकी क्लास क्यों लेना है? तो आप सब ऐसा मत करना। देखिए, मैंने तैयारी भी की है, मैंने सिलेक्शन भी लिया है और आप सभी भी अब तो इस बात को जानने लगे होंगे। अच्छा हाँ, मैंने उन भाई को फ़ोन किया, फिर उनका नंबर मेरे पास आया, मैंने पता किया क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा, जी मुझे तैयारी करते हुए 2 महीने कुल हुए हैं। तो मैं समझ गया कि अभी ये तैयारी में नए नए हैं और इनकी उम्मीदें सिर्फ ये हैं कि केवल लाइव क्लास लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि आप सभी तो जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लास ले ली, फिर उसको याद रखना है, फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पता रहे इस टॉपिक से सवाल कैसे बनेंगे। तो भाई उससे सवाल बनेंगे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काफ़ी है? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एक टॉपिक से बनने वाले कंप्लीट सवालों को हम देखें, तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने पड़ेंगे और वो हम लोग चलाएंगे जब आपका सिलेबस एक बार ओवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में हमारे पास बहुत सारा समय है। तो तब तक आप अपना इतना काम करके रखिए ताकि प्रैक्टिस सेट जब हम शुरू करें तो प्रैक्टिस सेट में आप प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप सभी की थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ बाबू शुभम, आज करेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। सभी प्यारे से दोस्तों को तहे दिल से दीपावली की शुभकामनाएं। और दिवाली आज भी है, कल भी है। कल मेन दिवाली होती है। आज की दिवाली को भाई गांव में तो छोटी दिवाली बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होंगे। उसी की आप सभी को शुभकामनाएं। देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो कोई भी बुक ले लो भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही रहेंगे ना। बस ऐसी बुक लो जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सवाल हों। जैसे मैंने देखा यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक मैंने देखी है, तो उसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। बाकी बच्चों ने बताया था, शायद पिनेकल की बुक बताई थी, पिनेकल आप देख लो। मतलब जो भी आपको अच्छी लगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, कोई सी भी बुक ले लीजिए आप। बहुत बढ़िया। अभी सभी भाई बहन आ चुके हैं। जीतू, प्रशांत बाबू हैं, शादाब हैं, मोहम्मद मंजूर हैं, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ प्रबिंद हैं, पवन कुमार हैं। गुरुजी साइंस आप ही पढ़ाइए भाई। मैं बस फिजिक्स तक ही आपके साथ रहूँगा, क्योंकि बाकी क्लासेस भी होती है मेरी और फिर पूरे दिन जॉब, उसके साथ सुबह शाम क्लासेस, उसके अलावा टाइम नहीं मिल पाता है, माफ़ी चाहूँगा। डेमो 2 नहीं चल पा रहा है विवेक बाबू। डेमो 2 में दिक्कत आ गई थी, वो आपका हमारा यूट्यूब पे हुआ था, तो यूट्यूब ने उसको दिया ही नहीं, क्रैश हो गया वो। उसकी दोबारा से रिकॉर्डिंग करके मैं आज डाल दूंगा डेमो 2 की, पक्का पक्का। उसके लिए मैं एक अलार्म भी लगा लेता हूँ कि आज मुझे डेमो 2 रिकॉर्ड करना है। और हमने बहुत कोशिश की कि वो डेमो 2 वापस आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाया। तो उसकी मैं डेमो 2 की एक अलार्म लगा लेता हूँ कि भाई मुझे डेमो 2 रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये हो गया। हमने बहुत कोशिश की, वो आ ही नहीं पा रहा, तो फिर मुझे दोबारा से उसको देना पड़ेगा आपको। मैं रिकॉर्ड करके आज आपको दे दूंगा जो भी हमने उस दिन पढ़ाया था, वो सारी सेम चीज़ें पढ़ाकर। तो चलिए, बहुत बढ़िया, लगभग सभी आ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। और सिलेबस में हमें पढ़ना है आज विद्युत जनित्र जनरेटर। तो कल हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमेशा की तरह मेरा आपसे सवाल कि बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? सभी बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? जरा आप सभी मुझे बताइए। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या था कि सबसे पहले ये देखा गया, ऑरस्टेड साहब के द्वारा ये देखा गया कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करें तो उसकी वजह से चुंबक बनता है। लेकिन माइकल फैराडे साहब ने सोचा कि मैं चुंबक से धारा बना दूंगा।
अगर मेरे पास चुंबक मौजूद होगी तो उसकी मदद से मैं धारा बना दूंगा, और ऐसा करने में वो सफल भी हुए। तो आप सभी ने सही आंसर दिया, माइकल फैराडे। बहुत बढ़िया। तो कल हमने यहां तक सीख लिया था कि माइकल फैराडे साहब ने देखा कि अगर आप किसी एक कॉइल के पास या किसी तार के पास चुंबक को आगे पीछे करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। अगर आप नजदीक ले जाएंगे ज्यादा धारा बहेगी, दूर ले जाएंगे कम धारा बहेगी, और आप अगर रोक के रखेंगे तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां तक हमने सीख लिया था लेकिन लिखा नहीं था। आगे लिखना शुरू करते हैं, कंटिन्यू करिए। देखिए कल हमने क्या माना था कि आप कोई भी कॉइल ले लो, कोई भी सिंपल तार ले लो। ये एक तार है सिंपल, मैंने इसको जोड़ दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से। ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिसमें आपकी जो सुई है, आपकी जो निडल है, ये मान लो यहाँ है, अभी रुकी हुई है, और इसके आसपास हम लेकर जाते हैं एक मैग्नेट, एक चुंबक। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ना बना के ताकि इसके पास मैग्नेट आ सके, ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वाली ऐसे जोड़ दिया। ये है आपका गैल्वेनोमीटर, और ये है आपकी सिंपल एक तार, मान लो कोई भी वायर है, एक चालक तार है। और जब इस चालक तार के पास मैं एक मैग्नेट को लाता हूं, ऐसे करके मैं एक मैग्नेट को लाता हूं, तो मुझे एक धारा मिलती है, एक करंट इसमें मिलता है। और जब मैं इसको दूर लेकर जाता हूं तो ये धारा मुझे कम होती नजर आती है, और जब मैं इसको रोक देता हूं तो मुझे कोई भी धारा नहीं मिलती है। सर मेरी 2 क्लास रही हैं, पहले एक क्लास देख लूं। नहीं अनस बाबू, पहले आप शुरू की क्लास देखें, पहले आप शुरू की क्लास देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लिखिएगा इसमें कि जब चुंबक को तार के नजदीक लाया जाता है, जब चुंबक को तार के नजदीक लाया जाता है तब धारा के मान में वृद्धि होती है, तब धारा के मान में वृद्धि, और दूर ले जाने पर कमी होती है, यानी करंट की वैल्यू घट जाती है। दूर ले जाने पर कमी, और रोकने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर रोक कर रख देंगे वहीं की वहीं तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप कहेंगे कि when magnet comes closer to coil current increases when, एंड या कॉमा लगा के लिखेंगे, एंड सबसे लास्ट वाले में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। इस जी को ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा सा, इसी लाइन में लिख लेंगे हम। एंड कम्स क्लोजर टू कॉइल करंट इंक्रीजेज, गोज फार करंट डिक्रीजेज, दूर जाने पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। एंड एट रेस्ट नो करंट फ्लोज, एंड एट रेस्ट नो करंट फ्लोज, कि कोई भी करंट नहीं बहता है, कोई भी धारा नहीं बहती है। यहां से भी आपका सवाल पूछा जाता है। जरा बताएंगे कि हाँ जी हमें समझ में आ गया। राहुल शर्मा सर की क्लास नहीं हो रही है, फिर राहुल शर्मा सर का ऑपरेशन हुआ है शायद पथरी का, इस वजह से उनकी क्लास नहीं हो रही है ना। कब तक क्लास नहीं होंगी उन्होंने कुछ बताया है? अब तो मेरे हिसाब से शायद दिवाली के बाद ही होंगी। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी साइंस वाला बुक कैसा है? देखो कैलाश, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ना किसी एक जगह से पढ़िए, एक सोर्स से पढ़िए। अब मान लो आपने यहाँ ये पढ़ लिया, बुक में कुछ अलग तो मिलेगा नहीं भाई। बुक में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज टेस्ला जी तो कर नहीं देंगे, वो तो फैराडे ही करेंगे। शायद कोई और आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हमारी ही संस्था की बुक है, फिर भी मैं आपको परचेज करने से मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप भटक जाएंगे। हमारा तो फायदा है, मैं तो खुद उल्टा आपको प्रमोट करना चाहिए कि भाई बुक आप खरीदे, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही सच में एक सही सलाह है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है बुक में आपको उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह रहा है तो वो आपका प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएगा। बाकी बुक आप ना खरीदें, क्योंकि बुक से मान लो बुक ऐसे करके थोड़ी बताएगा आपको। बुक में तो ये सिर्फ चीज़ लिख जाएगी, बुक में कोई वीडियो थोड़ी है। मुझे लगता है कि क्लास से बेहतर तो बुक से समझ में नहीं आएगा। अगर आप क्लास स्किप करके बुक पढ़ना चाह रहे हैं
तो फिर आप गलत तरीके से चल रहे हैं। और अगर आपने क्लास भी ले ली फिर बुक पढ़ रहे हैं तो वो टोटली टाइम वेस्ट है, उसमें कुछ आपको नया नहीं मिलने वाला है। चलो भाई, जब मैं ऐसे ज़्यादा ज़्यादा सा लिखा करूँ ना, जैसे मान लो यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे करके, तो सीन 2 लगा दिया करो, ठीक है। जब मान लो इतना लिख दिया उसके नीचे फिर ये लिख रहा हूँ, तो फिर सीन 2 लगा दिया करो, ध्यान से देखते रहा करो। एक बार सूरज बाबू का मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। वैसे मैंने बोल रखा है मैनेजमेंट को, बाकी मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास कब से शुरू होगी। 25 तारीख की वीडियो अपलोड करवा दो। अगर आप डेमो 2 की बात कर रहे हैं तो आज अपलोड हो जाएगा, और अगर आप किसी और क्लास की बात कर रहे हैं तो सारी क्लासेस अपलोड हैं, एक बार आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है ज्ञानेंद्र बाबू, बिल्कुल आपकी सलाह ठीक है। मैं लिखते टाइम खुद को गायब कर लिया करूंगा, ताकि जब मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो हिंदी वाले भाई बहनों को दिखता रहे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सत्यम बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया सर। 10th क्लास के बुक से हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, बुक आपको पढ़नी क्यों है? बुक से आपको पढ़ना क्या है? दरअसल आप देखो, पहले एक तरीका सीखिए। बुक उसके लिए ठीक है, जैसे आपने किसी ने एक बार सिलेबस कर लिया पूरा, अच्छे से वीडियोस वगैरह कर ली, अब भगवान ना करे उसका मान लो सिलेक्शन ना हो इस वाले एग्जाम में, अब वो किसी अगले एग्जाम की तैयारी करे, तो फिर उसको बैच नहीं लेना चाहिए। फिर उसको नोट्स उसने पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, फिर उसको बुक ले लेनी चाहिए। आपको बुक की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई, मंजूर आलम बताओ वो कैसे होगा। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, देखो, अगर आप मोटर में जाएंगे तो मोटर में क्या करते थे हम? चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, धारा बना दी। क्या क्या करते थे आप ध्यान से सुनो। मोटर में क्या करते थे हम कि हमने एक चुंबक रख दी, चुंबकीय क्षेत्र बन गया, हमने बैटरी लगा दी, धारा मिल गई, और इन दोनों की वजह से हमें चालक में एक गति नजर आती थी, बल नजर आता था। ये किस में होता था? मोटर में। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम? भाई बल हम खुद से दे रहे हैं, इसको चाहे आप बल कहिए चाहे गति कहिए। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, भाई चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबक ही तो ये चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और इन दोनों की वजह से क्या मिल रही है? हमें धारा मिल रही है वही 3 चीज। यहां पर ये 2 चीज मोटर में हमने दी थी, ये हमें मिली थी, यहां पर ये देंगे और ये हमें मिल रही है। तो सवाल उठता है कि जो उत्पन्न धारा होगी, आपने धारा बना ली, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? क्योंकि सारा का सारा खेल तो चुंबक में दिशा का है। तो सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, मुझे बताओ मोटर में किस नियम से हम बल की दिशा ज्ञात करते थे? तो मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास था फ्लेमिंग साहब के उल्टे हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर हम यूज करते हैं फ्लेमिंग साहब के सीधे हाथ का नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वही है। आप देखो एक बार ध्यान से, सवाल आता है कि बताओ उत्पन्न विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो पहले लिख लो, आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? यानी कि लॉ, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ फाइंडिंग द करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा उत्पन्न करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहेंगे कि हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दायां मतलब सीधा। अब देखो, शायद आज से पहले आप सभी ने ये देखा होगा बस फ्लेमिंग का नियम। अच्छा, ना ये पता लगता होगा लेफ्ट कहाँ यूज करते हैं, ना ये पता लग रहा होगा राइट कहाँ यूज करते हैं। फिर मैक्सवेल में और कंफ्यूजन था, लेकिन अब आपने तीनों नियमों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ पढ़ा होगा। मैक्सवेल का सीधे तार के लिए,
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए लगता है। दरअसल यही सिद्धांत जनरेटर में इस्तेमाल होगा, जनरेटर में, जनित्र में। तो चाहे आप ये कहिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या जनरेटर एक ही बात है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। कॉइल में क्या क्या होता है? कॉइल का मतलब है एक तार को उठाया, गोल घुमा दिया, बन गई कॉइल। अब आप देख लो इसमें क्या क्या होगा। अब बात आती है कि ये रूल क्या है, कैसे बताता है। सुनो, ये रूल देखिए ऐसा है, ये है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड को आप ऐसे एडजस्ट करिए कि आपका जो थंब है, आपकी जो फिंगर है, आपकी जो मीडियम फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए। तो आपका जो, फिर से वही फादर मदर चाइल्ड, भाई आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो फोर्स, दे रहे हो फोर्स कहिए या मोशन कहिए, एक ही बात है। तो आप अगर किसी चुंबक को इस दिशा में आगे पीछे करते हैं, उस पर फोर्स इस दिशा में लगाते हैं, जबकि चुंबक के क्षेत्र इधर है, यानी इधर की दिशा में चुंबक के क्षेत्र है, तो उत्पन्न होने वाली धारा आपकी इस दिशा में होगी। सिर्फ ये बात ही बताता है, और बिल्कुल लेफ्ट हैंड जैसा है। सिर्फ ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि राइट हैंड रूल जो है वो आपका जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ इतना सा, ठीक है। थंब क्यों लिखा है सर? क्योंकि फ्लेमिंग के, अच्छा थंब लिख दिया मैंने, सॉरी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम होता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल लिखेंगे। राइट हैंड रूल, सॉरी थंब नहीं लिखा जाएगा, गलती से लिख गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हिंदी में ठीक लिखा है, तो केवल दाएं या बाएं हाथ का नियम लिखा जाएगा। इसमें अंगूठे का नियम नहीं होता, ये पूरे हाथ का नियम होता है। तो फिर से आप लिखना चाहें फटाफट से ऐसे लिख लीजिए, फटाफट से ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, आप ना इसको मैं होमवर्क में देता हूं, आप खुद से लिखिएगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी चली जाएगी। बट फिर भी आप कहेंगे तो सही, मुझसे ही लिखवाएंगे। फटाफट से लिखिएगा कि इसके अनुसार यदि दाएं हाथ, यदि दाएं हाथ को, अब मैं बस इतना लिख देता हूं, चित्र अनुसार व्यवस्थित करें। यदि दाएं हाथ को चित्र अनुसार व्यवस्थित करें। चित्र अनुसार व्यवस्थित करने का मतलब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब तब आपका अंगूठा क्या बता रहा है? तब अंगूठा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। भाई चालक की गति की दिशा क्या होती है? ये आपका था चालक नहीं, सॉरी चुंबक, चुंबक की गति की दिशा। ये देखो, हम चुंबक को ऐसे ही तो कर रहे थे, तो ऐसे करेंगे तो इधर की दिशा है, ऐसे करेंगे तो इधर की दिशा है। तो आप लिखेंगे इसको चुंबक की गति की दिशा, चुंबक की गति की दिशा, यानी कि आपका जो थंब है, अच्छा इसको इंग्लिश बाद में लिख देंगे, अंगूठा चालक की गति की दिशा, और आपकी जो तर्जनी है, तर्जनी क्या बता रही है आपकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और आपकी जो मध्यमा है, मध्यमा, ये आपकी धारा की दिशा को बताती है, धारा की दिशा बताती है। बस लिख दिया ऐसे, यानी कि इफ राइट हैंड इज एडजस्टेड, if right hand is adjusted as shown, यानी कि राइट हैंड को ऐसे एडजस्ट करें जैसे कि दिखाया गया है, देन जो आपका थंब है, देन थंब क्या बताता है? थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन। और आपकी जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर, ये क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने शॉर्ट में मैग्नेट लिख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। और आपका जो मिडिल फिंगर है, मिडल फिंगर, ये क्या शो करती है? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसकी डायरेक्शन शो करेगी? करंट की डायरेक्शन शो करेगी। एज इट इज ऐसे ही सवाल आता है। अब इससे कितने ही सवाल बना लीजिए आप कहिए कि भैया इसमें अंगूठा क्या शो करता है, वो सवाल बन गया। इंडेक्स फिंगर क्या शो करती है, वो सवाल बन गया। मिडिल फिंगर क्या शो करती है, वो सवाल बन गया। जितने मन चाहे सवाल बना लीजिए, अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो।
बहुत बढ़िया, बहुत सारा आभार शिशुपाल भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हम तो फिजिक्स से बहुत डर लगता था, पर अब नहीं लगता है, आप अच्छे समझाते हैं। थैंक यू। बाकी आप सब बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलो, इसका रियलिटी में क्या वर्क होता है भाई? रियलिटी में जनरेटर में इसका वर्क होता है, जनित्र में इसका वर्क होता है कि जनित्र में, अब देखो जनरेटर हमारे लिए क्या बनाता है? जनरेटर हमारे लिए धारा बनाता है, और धारा की दिशा कौन सी होनी चाहिए, हमें किस दिशा में धारा चाहिए, हमें जिस दिशा में धारा चाहिए हम उसी दिशा में तो अपना चुंबकीय क्षेत्र और चालक को आगे पीछे करवाएंगे। तो जिस दिशा में हमें धारा चाहिए उसको पता करने के लिए हम ये नियम इस्तेमाल करते हैं। आपने बताया है लेफ्ट हैंड रूल है सर। लेफ्ट कैसे हो जाएगा यार, ये तो राइट होगा ना। आप ऐसे लेफ्ट को कैसे बना सकते हो बताओ? लेफ्ट को ऐसे करके ऐसे बनाओगे? लेफ्ट तो ऐसे बन ही नहीं सकता भाई। लेफ्ट अगर बनेगा तो देखो आपकी फिंगर्स इधर हो जाएंगी, थंब इधर थे, इधर सामने वाली फिंगर ऐसे कैसे आएगी? अगर इधर करोगे तो ऐसे हो जाएगा भैया। राइट ही तो बन सकता है, ये केवल राइट हैंड रूल बन सकता है। चित्र को आप ध्यान से देखिए, डायग्राम को फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए, कोई बात नहीं भाई मिथिलेश बाबू, अभी तो बहुत सारा समय है। बायो और केमिस्ट्री जैसे ही हमारी कंप्लीट होंगी, नंबर आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तीर में 45 का कोण क्यों है? अरे तीर में अब ये दिखेगा कैसे बताओ? इसको उंगली को ये बाहर कैसे दिखाएगा बेचारा डायग्राम वाला? ये तो बोर्ड से बाहर नजर आएगी ना, जैसे देखो ऐसे बनेगा ना। कैसी कैसी बात करते हो, ये बताओ बोर्ड से बाहर कैसे नजर आएगा? तो ये बाहर कैसे नजर आए? आप जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। चलिए भैया, ये बात आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उससे बनने वाले ये सवाल हो गए। ये एक एक सवाल है कि चुंबक को नजदीक ले जाएंगे तो धारा बढ़ेगी, दूर ले जाएंगे धारा घटेगी, अगर रोक कर रख देंगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर चुंबक को हम रोक कर रख दें तो क्या कोई धारा प्रवाहित होगी? आप कहोगे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। हर एक इनमें से सवाल है। कल हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हर एक सवाल बन रहा है इनमें से। इसके लिए कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं? तो भाई सीधे हाथ का नियम, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब बारी है कि हम पढ़ें जनित्र, कि इन सब चीजों का हम प्रैक्टिकली कहाँ इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। तो देखिए, इन सब चीजों का प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल कर पाते हैं जनित्र में, यानी कि जनरेटर में। अब देखिए जनरेटर क्या होता है, जनित्र क्या होता है। बड़ी ही बेसिक से स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता हूं। मुझे एक सेकंड का समय दें, मैं जनरेटर का मॉडल मंगवा लेता हूं, वो थोड़ा दूसरा स्टूडियो में रखा है। मैं ना अभी दिखा दूंगा थोड़ा सा जनरेटर का मॉडल। हरीश बाबू जरा पानी लेने गए हैं। अब देखिए जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर के मॉडल में क्या होता है, एक सेकंड का समय दो। हम्म, देखो जनरेटर को आप पहले ये समझो कि ये बिल्कुल भी मोटर से अलग नहीं है। आप खुद सोचिए कि भाई मोटर में क्या हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो मोटर में दो चुंबक लगी हुई थी, और यहाँ पर हमने एक आर्मेचर कॉइल लगाई हुई थी ऐसे करके। ये एक आर्मेचर कॉइल लगाई हुई थी, और आर्मेचर कॉइल किससे अटैच थी? यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग से अटैच थी, और यहाँ पर हम कोई भी मान लो उसे धारा देते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम धारा दे रहे हैं, धारा हमने दी, ये दे दी धारा, और चुंबकीय क्षेत्र हमने दे दिया। इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा था? फोर्स।
अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे फोर्स मैं खुद दे दूंगा। यानी कि फोर्स देने का मतलब है कि इस चालक को मैं खुद से घुमा दूंगा। पहले ये चालक धारा की वजह से घूम रहा था, अब इस चालक को मैं घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस चालक को मैं घुमाऊंगा, यानी कि फोर्स मैं दे दूंगा, चुंबकीय क्षेत्र मैं दे दूंगा चुंबक लगा के। अब मुझे बताओ, अगर धारा देने से ये चालक घूम जाता है, तो अगर मैं यहां से बैटरी हटा लूं और यहां पे मैं लगा दूं एक गैल्वेनोमीटर जो मुझे ये बताए कि धारा मिली या नहीं, तो मुझे बताओ इस चालक को अगर मैं खुद से घुमाऊं तो घुमाने से क्या मुझे धारा मिल जाएगी या नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊं आपको। प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो? जो खिलौना गाड़ी की मोटर होती है ना, आप उसमें देखना खिलौना गाड़ी में लाइट होती है। तो जब आप मोटर को ऑन करोगे बटन के माध्यम से, स्विच के माध्यम से, तो शेल से धारा जाएगी और मोटर चल जाएगी। उसकी वजह से सारी लाइट वाइट जलेंगी। लेकिन आप क्या करना कि उसका शेल निकाल देना और उसे खुद से चलाना। तो खुद से चलाने पे आप पाओगे कि उसकी लाइट जल रही है। यानी अगर खुद से चला रहे हो तो आप उसको फोर्स दे रहे हो, बल आप उसको दे रहे हो, और बदले में वो आपको क्या दे रही है? धारा दे रही है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जनरेटर और मोटर के कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग में कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि मोटर में हम धारा दे देते हैं, फोर्स हमें मिल जाता है, बल हमें मिलता है, और यहां पर बल हम खुद से देंगे और धारा हमें मिल जाएगी। जरा बताएंगे कि ये बात हमें समझ में आ गई है? बहुत सारा आभार आप सभी का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बहुत सारा थैंक यू। जैसे हमारे मंजूर आलम है, रोली गुड़िया हैं, बहुत सारा थैंक यू। तो यहां पर हमें धारा मिल जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता है और हमें धारा मिल जाती है। अब मुद्दा आता है कि इसको घुमाया कैसे जाए। अब मुझे बताओ कि तुम अपने घरों में जो जनरेटर इस्तेमाल करते हो, जिससे तुम धारा प्राप्त करते हो, उसमें तुम कौन सी एनर्जी देते हो? सोच समझ के आंसर करना। आप अपने घर के जनरेटर को कौन सी एनर्जी देते हो? जल्दी। तो आप सभी कहते हैं अच्छा भी आंसर आ रहे हैं, चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। आप कौन सी एनर्जी उसको देते हो? सोच समझ के बताओ जरा इसका आंसर। हाँ जी, तो क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? आप कहते हैं शारीरिक एनर्जी देते हैं। अबे भैया, शारीरिक एनर्जी क्या, जनरेटर को तुम खुद ही घुमाते चले जाते हो यार, पूरे दिन खुद थोड़ी घुमाते हो। शारीरिक एनर्जी नहीं देते हो। अच्छा सुनो, ध्यान से देखो, आपने कह दिया आप उसको, कोई कह रहा है इलेक्ट्रिकल, कोई कह रहा है मैकेनिकल। आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप उसमें डालते हो डीजल। यही तो होता है गांव में, घरों में जो जनरेटर होता है वो डीजल जनरेटर होते हैं, और आप उनमें डीजल डाल देते हो। अच्छा देखिए, डीजल क्या करता है, डीजल कुल मिलाकर उसमें डीजल में एक इंजन लगा होता है, हमें उस हिस्से को नहीं पढ़ना है। अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूं जो आपके गांव घरों में जनरेटर होता है, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसे ही तुक्के मारे जा रहे हैं। कोई कह रहा भैया जी हम उसको दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल, कोई कह रहा शारीरिक एनर्जी। अबे भैया, शारीरिक एनर्जी क्या, उसको अपने शरीर से चिपका लेते हो यार, कैसी बात कर रहे हो? शरीर की गर्मी देते हो क्या उसे? कुछ भी कहते हो यार। चलो मैं दिखाता हूँ आपको डीजल जनरेटर, या सिंपल GENERATOR। ये मैं आपको जनरेटर दिखाता हूँ। हालांकि बहुत सारे तरह के होते हैं, बट हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है वो ये वाला इस्तेमाल होता है, ये वाला जनरेटर। खेतों में पानी भरने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, इसमें जो केवल धारा बनाने वाला उपकरण होता है, जो केवल करंट देने वाला उपकरण होता है, वो सिर्फ इतना होता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है। अगर आप देखें, देखो सिर्फ ये वाला हिस्सा धारा बनाता है, ये वाला। फिर भैया ये वाली कहानी क्या है? देखो ये वाली कहानी है पूरी की पूरी आपकी, जो आप डीजल दे रहे हो। जैसे आपने यहां डीजल एनर्जी दी, आपने डीजल दे दिया, डीजल क्या करेगा, जलेगा। जलने के कारण ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट घूमेगी। तो मेरा पर्पज है केवल इस शाफ्ट को घुमाना। देखो यही शाफ्ट जो है पूरी यहां से यहां तक आर पार होती है। ये जो व्हील होता है ये इस शाफ्ट से जुड़ा होता है,
और यही शाफ्ट इसमें अंदर जाके कुछ इस प्रकार से हो जाती है, ये इस प्रकार से ये शाफ्ट हो जाती है। तो हमारा मेन हिस्सा जनरेटर का बस ये होता है, ये वाला पूरा अगड़म झगड़म तो केवल इसको घुमाने के लिए लगा हुआ होता है। तो मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहां पर आप शाफ्ट को कैसे घुमा रहे हो। यहां पर आपने डीजल डाल के घुमा दिया, आपने पढ़ा होगा विंड एनर्जी, पवन चक्की, तो पवन चक्की में आप जो पवन चक्कियां होती हैं उनसे अटैच कर देते हुए शाफ्ट को, ये घूम जाती है। अगर आप टरबाइन में देखें तो टरबाइन में ऊपर से जो पानी गिरता है टरबाइन पर, टरबाइन घूमता है, उससे आप इसको अटैच कर दो तो ये घूम जाता है। अगर आप और किसी भी तरह की एनर्जी में देखें तो मेरा काम सिर्फ ये है कि मुझे भैया इसको घुमाना है, अब तुम चाहे जैसे घुमाओ। ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के मुझे मैकेनिकल एनर्जी देनी है। मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो यहां तो आप केमिकल एनर्जी दे रहे हो, केमिकल एनर्जी किस में बदल गई, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर पवन चक्की होती तो विंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती। अगर आप सूरज की एनर्जी से घुमाओगे तो सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में घूमती। लेकिन मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मैकेनिकल एनर्जी से। एक आपका डाउट दूर हो गया होगा। अब मैकेनिकल एनर्जी से मैंने इसको घुमा दिया और इसके घूमने से मुझे क्या मिल जाती है, धारा मिल जाती है, करंट मिल जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाता हूं। ये रहा हमारे पास एक छोटा सा जनरेटर। अब देखो बड़ा आसान है जनरेटर, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं आपको नजदीक से दिखाऊं तो देखो ये जो रेड रेड कलर की प्लास्टिक लगी हुई है ना, इसके अंदर लगी हुई हैं दो मैग्नेट। ये ब्लैक ब्लैक कलर की मैग्नेट आपको नजर आ रही हो तो एक बार देखिए, ये ब्लैक ब्लैक कलर की मैग्नेट इसमें अंदर होंगी। उसके बाद इस मैग्नेट के बीचों बीच में हम जिसको बोलते हैं आर्मेचर, तो ये लगा हुआ है आर्मेचर, और आर्मेचर पे बहुत सारा कॉपर का तार लिपटा हुआ है। ये आर्मेचर की कॉइल जो है देखो बाहर तक आ रही है ताकि इसको हम घुमा सकें, और इसको घुमाऊंगा मैं हाथ से। भाई कुल मिला के इसको घुमाना ही तो है, चाहे आप जैसे घुमा दीजिए। अच्छा, इसको घुमाने से आप देखेंगे कि ये दोनों बल्ब जल उठेंगे। पीछे देख लो, कहीं समझो मास्टर पागल बना रहा है, इसमें कोई भी कैसा भी शैल वैल नहीं लगा हुआ है, ना ही मेरे हाथों में कोई शैल है। अब मैं इसको घुमाऊंगा और हम देखेंगे कि सच में बिजली बनती है या फिर नहीं बनती है। एक बार भैया लाइट बंद कर लो हल्की सी। एक बार आप सभी देख लेना, लाइट हल्की बंद करूंगा, इन दोनों बल्बों पे ध्यान देना है ना। मैं माइक बंद कर लेता हूं ताकि ज्यादा। आसान सा प्रिंसिपल है। अब जब भी मैं ये मॉडल दिखाता हूं ना तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि भैया इससे तो फोन चार्ज कर लेंगे, फिर आपको लगता है कि इसी से हम दुनिया चला लेंगे। दरअसल ये बहुत कम धारा है। आप देखते होंगे ना कि ये कितनी तेज घूमता है, तब जाके हमें बहुत ज़्यादा धारा मिलती है। अब उसको उतनी तेज कैसे घुमाओगे, तुम पूरे दिन कहाँ घुमाते रहोगे। इसलिए हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जनरेटर कैसे काम करता है। बड़ा ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जनरेटर के काम करने का। अब लिख लेते हैं कि जनरेटर से क्या क्या सवाल आते हैं, फटाफट फटाफट से जो भी हमने थ्योरी में सीखा है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें लिखते हैं सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सॉरी किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अच्छा बताइए, सबको समझ आया, सबको बिल्कुल क्लियर है। कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस को सीधे सीधे लिखते हुए चले जाएंगे। सबने देख लिया, सबको समझ में आ गया। बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, वो एक ही तो बात है। हाँ एक ही जलेगा, एक में ही कनेक्शन है, उसका स्विच चेंज कर देंगे तो दूसरा जल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। चलो, वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी, वो घन घन की आवाज करता बहुत बुरी घुमाने पे, इसलिए मैंने वॉइस बंद कर लिया। ओके, अब लिखते हैं सिद्धांत। तो भाई सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को शॉर्ट में मैं ईएम लिख देता हूं, ईएम इंडक्शन। अब देखो बहुत सारी जगह पे कहता है फैराडे के सिद्धांत पे। जनरेटर किस पे काम करता है, फैराडे के सिद्धांत पे। दूसरा पूछा जाएगा कि बताओ जनरेटर किस पे काम करता है, ऑप्शन में फैराडे नहीं होगा, ऑप्शन में होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। कहीं केवल ये भी बोल देगा प्रेरण के सिद्धांत पे। तो सारी बातें एक है, जबकि पूरा नाम इसका ये है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपसे पूछाएगा कि बताओ इसका कार्य क्या होता है,
या ये क्या होता है, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलता है, तो आप कहेंगे कि मुझे देनी है मैकेनिकल एनर्जी, वो आपकी हेडेक है, चाहे कैसे भी दीजिए। जनरेटर कहता है मैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि अगर आप मुझे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, अगर आप मुझे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो मैं उसे विद्युत ऊर्जा में बदल दूंगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दूंगा, ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दूंगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके हिस्से क्या क्या होते हैं। अरे उल्टा घुमाओगे तो उल्टी डायरेक्शन में करंट दे देगा, ये तो बात आप समझ गए होंगे। आपसे पूछे जाएंगे इसके पार्ट्स, तो पार्ट्स देखिए, इसके हिस्से देखिए, हिस्से क्या क्या होते हैं। तो हिस्से में सबसे पहले वही आपका बिल्कुल मोटर जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। एक तो आपका फील्ड मैग्नेट है, भैया एकदम से सीन टू मत किया करो, जब चीजें दब रही हों, जब मैं ऊपर का लिख लूं उसके बाद नीचे का लिख रहा हूं तब। फील्ड मैग्नेट यानी कि क्षेत्र चुंबक, ठीक है, क्षेत्र चुंबक। दूसरा लगा होता है आपका फील्ड मैग्नेट के अलावा, क्षेत्र चुंबक के अलावा आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर। तीसरा कार्बन के ब्रश भी लगे होते हैं, क्योंकि धारा को लोगे कैसे, तो कार्बन ब्रश की मदद से ही लोगे, कार्बन ब्रश। अब देखिए आप इस जनरेटर को अगर घुमा रहे हैं तो ये आपको अपने आप से ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आपको चाहिए तो उसको बदलना तो है नहीं आपको, और नहीं बदलना है तो क्या लगाओ, स्लिप रिंग। तो आप कहोगे भैया जी अगर हमारा जनरेटर एसी जनरेटर है, अगर जनरेटर एसी जनरेटर है, यानी कि अगर ये प्रत्यावर्ती जनित्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, अगर ये ऑल्टरनेटिंग जनरेटर है, तो देखिए हम जो इसमें लगाएंगे वो लगाएंगे स्लिप रिंग। क्या लगाएंगे, स्लिप रिंग, यानी कि सर्पी वलय, ठीक है। और अगर ये जनित्र है आपका डीसी, अगर ये डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर यानी कि दिष्ट धारा जनित्र, डीसी जनरेटर, तो इसमें हम लगाएंगे स्प्लिट रिंग, ठीक है, यानी कि विभक्त वलय। क्योंकि ये क्या करेगा, धारा की दिशा को परिवर्तित करता रहेगा। देखो एसी जनरेटर से हमें समझो, एसी जनरेटर से हमें मिलेगी ये धारा, ये, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो इसको भी ऊपर उठा दे। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो आपका स्प्लिट रिंग होगा धारा को एक ही दिशा में रखेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आप जो धारा देगा ये ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर इसको डीसी में बदलना है तब तुम्हें एक चीज अलग से लगानी पड़ेगी, स्लिप रिंग निकाल के स्प्लिट रिंग लगा देना, तो इससे आपको डीसी धारा मिलनी शुरू हो जाएगी। बड़ी आसान सी बात है। और स्प्लिट रिंग को ही क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक, जो दिशा को बदल देते हैं। तो ये हो गई आपकी जनरेटर की थ्योरी। बाकी इस्तेमाल इसके बहुत सारी जगह होते हैं, आप अपने आप से लिख लेंगे, और इसकी जो वर्किंग है उससे कभी कोई सवाल नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझनी है। तो जरा बताएंगे सभी को क्लियर हो गया इतना? अगर हाँ तो जनरेटर से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से बनने वाले सवालों को हम करें, और फिर हम कहें कि मैग्नेटिज्म चैप्टर आपका, ये दोनों टॉपिक खत्म हो गए हैं आपके, मोटर और जनरेटर। थैंक यू भाई प्रबिंद, आपको अच्छा समझ में आया उसके लिए थैंक यू। बाकी आप सभी भी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए आपको अच्छा समझ आता है। छुट्टियां कब तक की रहेंगी, अच्छा मैं बात कर लेता हूँ, आप नोट करिए। देखिए छुट्टियों का ऐसा है कि लगाने को तो हम, जैसे कल तो दिवाली है, चलो मेन फेस्टिवल है, कल हम छुट्टी रखेंगे। बाकी 3 तारीख का आपका संडे है, तो बीच में हमारे पास 2 दिन पड़ते हैं, 1 तारीख और 2 तारीख। अब लगाने को तो हम इनमें से दोनों दिन क्लासेस लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे पास बहुत सारा समय है, और ऐसे समय में अगर इस तरह की छुट्टियां होंगी, अब 1 और 2 तारीख में अगर मैं क्लास लगाने की कहूँगा भी, तो मुझे पता है 50% कहेंगे लगा लीजिए और 50% कहेंगे नहीं लगाइए। अब मैं कुछ भी करूँगा तो उसमें
हाँ, अगर क्लास लगाता हूँ तो उनका ज़रूर नुकसान हो जाएगा जो ये चाहते हैं क्लास नहीं लगनी चाहिए। अगर क्लास नहीं लगाऊँ तो फिर किसी का नुकसान नहीं होगा, हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा। क्या 1 और 2 को हम क्लास ना लगाएँ तो हमारे साथ कोई समस्या होगी? कुछ नहीं होगी, हमारे पास बहुत सारा समय है। बहुत प्यार से हम अपने सिलेबस को ख़त्म करते हुए चलेंगे, इसी स्पीड में हम चलेंगे और हमारा सिलेबस बहुत आराम से हो भी जाएगा। तो 1 और 2 तारीख में जिनका मन पढ़ने का है, जिनका छुट्टी का है उनके लिए तो बढ़िया है। जिनका मन पढ़ने का है उन्हें क्या करना चाहिए? 1 और 2 तारीख में आप सभी को जितना अब तक हमने पढ़ा है, उसकी थ्योरी को, सारे विषयों की थ्योरी को बहुत अच्छे से करो। आप में से जो भी भाई-बहनों ने बैच लेट खरीदा है, 2-4 दिन लेट खरीदा है, आप सभी अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। जिनकी क्लासेस बीच-बीच में से कुछ-कुछ छूट गई हैं, उन क्लासेस को कंप्लीट करिएगा। तो इन 2 दिनों में 1 और 2 तारीख को, देखो 31 को तो दिवाली है ही, मेन फेस्टिवल, 3 तारीख का संडे है, वो तो छुट्टी होंगी। 1 और 2 की बात मैं कर रहा हूँ। इन दोनों दिनों में आप सभी अपने बीच-बीच के गैप को कंप्लीट कर लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से आप याद रख दीजिएगा। उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो चूंकि आपकी क्लास में कोई जल्दबाजी मुझे कहीं नज़र नहीं आती है और मैं हमेशा बोलता हूं कि 50-50% आपका रहेगा, तो बेहतर डिसीजन यही होगा कि हम 31 से लेके और 3 तारीख यानी संडे तक आपकी क्लासेस को ऑफ रखें। तो कल से लेकर 3 तारीख तक आपकी क्लासेस ऑफ रखी जाएंगी। अगर एग्जाम में कोई जल्दबाजी होती, कुछ भी होता, तो शायद हम क्लास लगा लेते। लेकिन थोड़ा इन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा जो मेरे भाई बहन थोड़ा पीछे रह गए हैं, कोई गैप रह गया है, कोई कमी रह गई है, रिवीजन नहीं हो पाया था। बाकी जिनका हो गया है, सब कुछ ओके है, मेरे हिसाब से वो केवल 30% बच्चे होंगे ऐसे जिनका सब कुछ ओके है। वो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना और दिवाली फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करना। देखिए, जब दिवाली होती है या कोई फेस्टिवल होता है या सोने की बात हो, तो हमें उसमें से समय काट कर हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सोने में से समय काट के अगर पढ़ोगे तो मान लो आपने 1 घंटा सोने का बचा लिया। मान लो आप 7 घंटे मेरे हिसाब से सोना चाहिए, आप 6 घंटे सो लिए, 1 घंटा आपने बचा लिया। तो आप जो 2 घंटे की पढ़ाई है ना, उसको 4 घंटे में करोगे, मतलब वहां आपके 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। अगर नींद पूरी है तो 2 घंटे की पढ़ाई 2 ही घंटे में होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही फेस्टिवल होते हैं। देखिए, ये सारी चीजें एक रिफ्रेशमेंट का काम करते हैं, मेरी बात को समझना आप। अगर आप दिवाली के दिन पढ़ रहे होंगे तो ना मन आपका पढ़ाई में लगेगा, ना मन आपका फेस्टिवल में लगेगा, आपको याद आती रहेगी फेस्टिवल की। अच्छा, जब आप अगले दिन भी जाएंगे ना तो एक उत्साह नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक दिन ब्रेक लेकर पढ़ेंगे, जैसे फेस्टिवल 31 को आप ब्रेक ले लीजिए फुल, बिल्कुल भी कॉपी किताबों के पास मत जाइएगा, एक तरफ रख दीजिएगा। देखो, संडे में मैं नहीं कहता हूं ऐसा। संडे में मैं कहता हूं कि 8 घंटे आप पढ़ो, लेकिन फेस्टिवल के दिन बिल्कुल मत पढ़ो। एक फ्रेश ब्रेक ले लीजिए, आप अगले दिन एक अलग ही एनर्जी महसूस करेंगे, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर होगी। तो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए। हमारा इंसानी शरीर ऐसे ही बना है, उसको थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय बीच में चाहिए। तो आप फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट करिए, उसके बाद अलग ही एनर्जी आपके अंदर होगी। चलिए, तो 31 से 3 तारीख तक आप सभी की क्लासेस ऑफ रहेंगी और 4 तारीख को आप सभी की क्लासेस फिर से एक बार हो जाएंगी। तो ये हो गए आपके जनरेटर। और अब करते हैं जनरेटर से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि जनरेटर के पीछे काम करने का मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला सवाल आपका। नंबर वाइज क्वेश्चंस के आंसर करते रहिएगा, क्वेश्चंस का नंबर वाइज डाल के आंसर करते रहिएगा। जिसका पीछे चल रहा है वो कर लीजिएगा। छठ पूजा की छुट्टी ब्रजेश बाबू, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतनी छुट्टियां हो जाएंगी तो फिर छठ पूजा पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप सभी, छठ पूजा थर्सडे की है, मैं तो कहूँगा थर्सडे की क्लासेज आप संडे में ले लेना। ठीक है सूरज बाबू, मैंने बोल तो रखा है, काफ़ी पहले बोल दिया था, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा मैनेजमेंट को। विपिन हैप्पी दिवाली, सभी को एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं और सेफ दिवाली मनाइएगा अपनी। बम पटाखे छोड़ने हैं लेकिन थोड़ा सा सुरक्षित रूप से, है ना। कुछ तो बिल्कुल जादूगर बन जाते हैं, हाथ में लेके छोड़ते हैं। ऐसे तो हम बच्चे थे तब करते थे, अब मत करना, क्योंकि आप कितने भी एक्सपीरियंस सही, उसका कुछ पता नहीं है कब वो फूट जाए। अपने ऊपर भरोसा है, उसके ऊपर नहीं है, फूटने वाले के ऊपर। तो कश अब बच्चों के पटाखे छीन छान के मत फोड़ना, ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं। छोटे बच्चों के पटाखे छीन लिए, उन्हें फोड़ने में लग गए, ये हरकत मत करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिएगा, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो मेरे हिसाब से सब इसका आंसर करने में सक्षम होंगे और आप कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। चलो, दूसरा सवाल हो गया आपका। तीसरा सवाल आप देखिएगा। ये
बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की क्या भूमिका है, यानी कम्यूटेटर एक डीसी जनरेटर में क्या करता है। तो आप कहेंगे भैया जी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर जो होता है ये एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। इट कन्वर्ट्स एसी करंट टू डीसी करंट, एसी करंट को डीसी करंट में बदल देगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हम्म, एक सेकंड रुको, ये देखिएगा अगला सवाल हो जाएगा आपका 5वां सवाल ये है। वो बाकी जो सवाल है ना वो अन्य टॉपिकों से बनने वाले सवाल है, इसलिए मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। केवल हम जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सवाल ले रहे हैं। तो जनरेटर चलाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे जी जनरेटर को चलाने के लिए मुख्य रूप से हम यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब वो यांत्रिक ऊर्जा चाहे हम हवा से ले लें, चाहे हम सूर्य से ले लें, चाहे हम पानी से ले लें, चाहे हम हवा से कैसे भी करके ले सकते हैं, चाहे केमिकलों से ले लें, कैसे भी लें, लेकिन हमें ओवरऑल चाहिए मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां सवाल क्लियर। अच्छा, बस ये 5 सवाल हैं आपके जनरेटर से, इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आया। हमने बहुत अच्छे से जनरेटर के काम को बिल्कुल मॉडल की मदद से देखा, जिसमें हमने पाया कि केवल हमें मैकेनिकल एनर्जी देने की देर है और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। एसी चाहिए या डीसी चाहिए ये आपके ऊपर बात है। एसी चाहिए तो मजे से स्प्लिट रिंग लगाओ, डीसी चाहिए एसी चाहिए तो स्लिप रिंग लगाइए, और डीसी चाहिए तो आप मस्त तरीके से उसमें स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आ रही होंगी। दिवाली है आपके अगले दिन, 4 दिन अच्छे से थोड़ा मोड़ा जिनका बीच में गैप रह गया है वो पढ़ाई करिए, बाकी जिनका नहीं कोई गैप रह गया है वो 4 दिन मैं तो कहूँगा मस्त तरीके से एंजॉय करिए, हल्का हल्का पढ़ाई करते रहिएगा। कुछ कुछ आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, उन क्लासेस को लेते रहिएगा, बाकी तो लगभग सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी, क्योंकि वो टीचर क्लास ले लेंगे जो अपने घर रहते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हम अपने घर से दूर रहते हैं, घर में स्टूडियो भी नहीं है, तो वो लोग वो टीचर्स क्लास नहीं ले पाएंगे। तो उनके समय पे आप अपना रिवीजन कर लेना या मस्त तरीके से अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिएगा। दिवाली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।